तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो आज छठ पूजा का जो कि आज निहाखा है और जो कि सनातन धर्म का सबसे कठिन व्रत है छठ पूजा, ठीक है। तो आज उसका निहाखा है और आज हम लोग का जो कि हिस्ट्री क्लास जो कि हम लोग को मगध महाजनपद पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग का मौर्य वंश चल रहा था, जिसमें आज हम लोग का 32 क्लास, कौन सा 32 क्लास है। और आज हम लोग पढ़ लेते हैं कि मौर्य काल में जो सामाजिक जीवन थी कैसा था, मौर्य काल की जो वस्तु कला कैसा था, इस सब के बारे में, प्रशासनिक के बारे में पढ़ लेंगे मौर्य काल की। तो आज थोड़ा क्लास थोड़ा समथिंग है कि पूरा लंबा चलेगा, ठीक है। तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइएगा। और आपको बता देना चाहें, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो फ्री आपको जीके जीएस वर्ल्ड मैप इंडियन मैप आपको क्लास ले सकते हैं। बस आप लोग जो कि ईमानदारी से जो कुछ पढ़िएगा ईमानदारी से पढ़िएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि दिन भर 18 घंटा एक बैठक में पढ़ना ज़रूरी नहीं, ठीक है। बट हाँ, जो पढ़िए आप आधा घंटा ही काहे न पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए ईमानदारी से पढ़िएगा और पूरा बढ़िया टॉपिक और तर्क के साथ पढ़िए, बस में यार, जो समझ में आए। मान लीजिए दिन भर हम किताब पूरा रट पढ़ जाए और कुछ इसमें समझ में ना आए, तो पढ़ने से कोई फ़ायदा थोड़ी है। बस फिर आप आधा घंटा पढ़िए, फिर 5 मिनट ब्रेक लेके फिर पढ़िए, क्या दिक्कत है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप जितने भी हमारे डीजेस एजुकेशन से विश्व के पूरे जितने भी लोग हैं, मानो सभी लोग को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़े। देखो हम लोग इंडियन हिस्ट्री के हम लोग आज 32वां क्लास, ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे जो कि सबसे पहले आपको बता देते हैं मौर्यकालीन जो कि सामाजिक जीवन कैसा था। क्या है कि अशोक जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। आपको सबको पता है कि जब 261 ईसा पूर्व जब कलिंग का युद्ध खत्म हुआ तो अशोक क्या किया, हथियार छोड़ के बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो अमूमन जैसे वर्तमान में देखते हैं कि आज सनातन धर्म, इस्लामिक धर्म, ये सब क्या है, लड़ते रहता है एक दूसरे के लिए कि हमारा वो कहता हमारा ये हमारा बड़का है, तू कहेगा हमारा बड़का है, बस हमने। तो क्या अमूमन देखिए सबसे बढ़िया क्या है, मानवता धर्म, जो कि अशोक ने ऐसे देखने के लिए देखिएगा कि क्या है कि बौद्ध धर्म के माने। देखिए एक तरफ देखिएगा तो राजा विक्रमादित्य जो कि उज्जैन नरेश थे, ठीक है, जहाँ आप बेताल वाला कहानी भी सुनेंगे, तो वो भी क्या धर्म को मानते थे, मानव धर्म के। और अशोक भी मानवता धर्म पर जाती, उन्होंने एक तरह तक भले उन्होंने कहा नहीं, बाकी देखिएगा तो उसी में मैच करता। देखिए क्या कि जब अशोक ने क्या किया, बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी उन्होंने क्या किया कि सब धर्मों का सम्मान आदर भाव किया, सबको फलने फूलने के क्या अधिकार मौका दिए उन्होंने, ठीक है। दिए कि नहीं दिए, सबको दिए। हाँ, कुछ ऐसा है कि जो धार्मिक जो कि सनातन धर्म के कुछ छोटी मोटी जो कि त्योहारें थे उस पर प्रतिबंध लगा दिए, कर्मकांड यज्ञ पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिए, ठीक है। बाकी हाँ, एक बार देखिएगा तो अशोक का जो कि 11वें शिलालेख है उसमें भी कहा गया है, अशोक ने कहा है कि आप किसी भी तरह से आप ब्राह्मण को प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, इनको दुख नहीं कर सकते, या कर क्या होता है धार्मिक ये सब के लेके आप किसी भी रिलीजन को, ठीक है, आप प्रताड़ित नहीं करते। खास करके तो ब्राह्मण के बारे में उन्होंने लिखा है। और ये भी देखिए ना कि बौद्ध धर्म का मानने के बावजूद भी उन्होंने अपने नाम में जो कि देव नाम प्रियदर्शी उन्होंने क्या क्या धारण किया है, उपाधि धारण किया है, देव नाम प्रियदर्शी, जो कि संस्कृत भाषा है, क्या है, संस्कृत भाषा है। तो देखिएगा कि उन्होंने सब धर्म को लेके चलना सही समझा और सबको एक समान, सबके आदर भाव, जिसको जो करना करें, क्योंकि आप राष्ट्र हित में आप गलत कदम नहीं उठा सकते हैं, राष्ट्र के प्रति आप कुछ दुर्व्यवहार वाली कार्य नहीं कर सकते। आज भी देखिए अमूमन भारत में हर एक रिलीजन है, हर एक धर्म है, सब अपना अपना मानता है, क्योंकि अगर आप राष्ट्र के खिलाफ जाइएगा तो भाई तब ना आप कोई धर्म के हुए और ना कोई जाति के, ना कोई मजहब के, बस समझ रहे हो। दूसरी आप देश विरोधी है और देशद्रोह के काम करने वाले को जान में कर दे, सख्त से सख्त सजा दिया जाएगा। तो उन्होंने जान समझ लिया कि अशोक भले बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन उनके समय सब धर्म फलता फूलता था, सब अपने हंसी खुशी से रहता। अशोक किसी पर दबाव नहीं डालता कि तुम भी बौद्ध धर्म मानो, तू धर्म मानो। उन्होंने देखा कि अपने पिताजी जो कि आजीवक संप्रदाय मानते थे और उनके जो कि भिक्षुओं को उन्होंने 4 गुफाएं बना के दी, जो कि
गया में आपको बराबर की पहाड़ी में मिलेगा आपको, जो कि आपको बताया था ना, 20 झोपड़ी झोपड़ी सुदामा 11 कौन नहीं था, 4 को गुफाएं दान की। तो उन्होंने सब धर्म को स्वीकारा, कहीं ना कहीं सबको फलने फूलने का अतीत ये हो गया उनका। समझ कि मौर्यकालीन के जो सामाजिक धार्मिक जीवन थे उसके बारे में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मौर्यकालीन के वस्तुकाल। क्या मौर्यकालीन के वस्तुकाल? देखिए मौर्यकाल में अमूमन देखिएगा पूरे भारत में जितने भी राजा हुए हैं उसको क्या है, आज आपको साक्ष्य मिलते हैं, जैसे किला हो गया, लाल किला, कुंभर का किला, चित्तौड़ किला, मेवाड़ का किला, उदयपुर किला, बहुत किला है भारत में। तो सब लोग का राजा का आज कहीं ना कहीं उनका महल दिखता है। बट मगध में जो महाजनपद इतना बड़का था, क्या अब मौर्य काल पे कितने शासक किए, बट उनका साक्ष्य कहाँ मिलता है? मौर्य पटना में कहाँ किला उला है? अमूमन देखिएगा वो लोग क्या चीज में, जब आपको बता दें कि मौर्य काल में लकड़ी के किला होते, क्या था, लकड़ी के, बात समझ रहे हैं? इसलिए समय के साथ क्या प्रकृति में मिल गया, मतलब घुलनशील हो गया, पेट्रोलियम बन गया, कोयला उला। देखिए मौर्य काल में जो कि लकड़ी के भवन हुआ करता था, और वर्तमान में जो कि पटना में जो कि एक जगह है जिसका नाम है कुम्हार, क्या कुम्हारपुर में आपको मिला है ये साक्ष्य आपको, जो कि मौर्य काल के कुछ दीवारें बड़े जो कि लकड़ी के मिले हैं। फिर आप देखिएगा कि मौर्य काल में जो कि पत्थर के कुशल कारीगरी थी, और जो पत्थर पर खोदा खोदी में फूल वूल बना के आपको लेख उख लिखने का जो कि बहुत बढ़िया कुशल कारीगर कहाँ है, आपको मगध में मिल जाएंगे उस समय के। ठीक है, मौर्य काल में। तो आप देखिएगा क्या है कि मौर्य काल में पत्थर के कुशल कारीगरी मिलते थे। फिर अशोक ने मध्य प्रदेश के जो सांची स्तूप सबसे बड़ा स्तूप बनवाए, कहाँ, मध्य प्रदेश में आपको सांची के स्तूप आप देखबे करते हैं। और उसी तरह से भी मिलता जुलता भी वैशाली में बना है बुद्धम स्मारक। क्या बना है? बुद्धम स्मारक बना है, जो कि बुद्ध का जितने भी प्राणिक चीज़ें हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर अशोक ने जो कि यूपी के, ठीक है, जो कि यूपी के सारनाथ स्तंभ लेख लिखा है। जैसे कि आपको मालूम है कि महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध के जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे, और वो अपने 5 मित्रों के साथ में बैठ के दिए थे। ठीक है, वहीं पे आपको अशोक ने एक स्तंभ लेख बनवाए थे। क्या बनवाया था? स्तंभ लेख। क्या बनवाया था बाबू? स्तंभ लेख बनवाए थे, जिसमें आपको देखिएगा कि 4 सिंह 4 दिशा में अपना फेस करके बैठे हुए, क्या कहें, फेस करके 4 दिशा में बैठे होंगे। और आप भी आपको अपने भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है, क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है, देखिए आप देखेंगे 4 सिंह 4 दिशा उड़ी। तो इसका मतलब क्या है? जो 4 सिंह 4 दिशा में बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या है? तो आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका मतलब है अहिंसा। क्या? अहिंसा। ठीक है, जैसे कि अमूमन आप लोग सुनते होंगे कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। क्या? एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। ठीक उसी तरह देखिए एक के जंगल में 2 राजा नहीं रहते थे। बाकी यहाँ इसका उल्टा आपको देखने को मिल रहा है। क्या? इसका आपको यहाँ उल्टा देखने को मिला है। जैसे कि देखिए कि एक स्तंभ में 4 सिंह है, वो भी 4 दिशा में अपना फेस करके बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए क्या, ये अहिंसा का प्रतीक है। क्या है? अहिंसा का प्रतीक, ना कि हिंसा का प्रतीक। अगर किसी भी व्यक्ति में अगर हिंसा ना हो, ठीक है, अगर अहिंसा की भावना हो, सबके साथ में लेके चलने की भावना हो, सबको उन्नति की देखने की उनके ऊपर क्षमता हो, तो वो व्यक्ति कभी हिंसा कर ही नहीं सकता है। क्या कर ही, और पूरा जीवन सुखी रहेगा। बात समझ रहे कि ना? जैसे कि आप देखते हैं कि एक जंगल में 2 शेर नहीं रहता है? नहीं रहता है। लेकिन यहाँ देखिए कि एक स्तंभ पर 4 शेर बैठा हुआ है। क्या है? 4 शेर बैठा हुआ है। तो ये आपको जो कि आपको पत्थर के जो 4 सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं, वो आपको अहिंसा का प्रतीक है। क्या जगह? अहिंसा का प्रतीक है, क्योंकि यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी रहा है, जो कि 4 सिंह वाले देखिएगा। एक उत्तर में, एक दक्षिण में, एक पूर्व में, एक पश्चिम में रहता है। और अमूमन देखिएगा फिल्मों में जो अभी लोग हीरो डायलॉग मारता है तो कहता है कि हमारे चौथा शेर का मत जगाओ, मतलब जाग गट जाए तो बड़ा दिक्कत हो जाए। ये अमूमन भोजपुरी फिल्म के बारे डायरेक्ट है। ठीक है, तो मौर्य काल में जो कि पत्थर की बनी सबसे
महत्वपूर्ण जो कि कलाकृति आपको पटना की जो कि दादरगंज, ठीक है, क्या है, पटना में एक जगह है दादरगंज, वहाँ आपको देखने को मिलेगा और वहाँ आपको यक्ष यक्षिणी का मूर्ति देखने को मिलेगा, ठीक है। जो पटना के जो दादरगंज जो कि जगह है, गांव है, तो वहाँ आपको मौर्यकालीन जो पत्थर के कलाकृतियाँ थी, क्या है, आपको यक्ष यक्षिणी का मूर्ति आपको देखने को मिलेगा, बहुत बेहतरीन है, ठीक है। अभी तो अमूमन हम गए नहीं हैं, कहाँ आदमी तो गूगल पर सर्च करके देख लेता है। फिर देखिएगा कि अशोक के जो कि अभिलेख विभिन्न क्षेत्रों में मिले हैं, बट आपको पटना में चाहे आपको पाटलिपुत्र में एक भी आपको अभिलेख देखने को नहीं मिलेगा, क्या, पटना में चाहे पाटलिपुत्र में आपको एक भी अभिलेख देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इस चीज़ के दर्शाता है कि अशोक पाटलिपुत्र से ही सब लोग क्या करता था, अपना कमान या अपना उपदेश पहुंचाते थे। सब जगह अभिलेख खुदवाए, शिलालेख खुदवाए, स्तंभ लेख खुदवाए, लेकिन पाटलिपुत्र में कभी नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ स्वयं रहते थे और तहीं से अपना क्या पूरा दायित्व को निर्वाह करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं प्रशासनिक ढांचा, जो कि मौर्य काल में कैसा रहा है प्रशासनिक ढांचा, ठीक है, और आज की तुलना में देखिए कि क्या रहा है। तो आज हम दोनों के माध्यम से हम लोग चलेंगे, क्या, दोनों के माध्यम से चलें। तो मौर्य काल में सबसे बड़ा जो पदाधिकारी होता था प्रशासनिक, आप जानते करते हैं कि राजा, जैसे वर्तमान में आप राष्ट्रपति की देख लीजिए, देश का प्रथम व्यक्ति कौन है, राष्ट्रपति है। तीनों सेना का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है। जब वो आदेश नहीं देगा आप किसी देश पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं, क्या। ठीक उसी तरह पहले भी राजा होता था, राजा जो कि साम्राज्य का उस प्रांत का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, ठीक है, क्या होता था, बड़ा अधिकारी होता था। और उस समय भी राजा क्या होता था, पूरे सेना के तीनों प्रमुख होता था, क्या। तो राष्ट्रपति के बाद जैसे कि प्रधानमंत्री आते हैं, तो इनका आता था कि राष्ट्रपति राजा के बाद युवराज आते थे, यानी राजकुमार। जो राजकुमार तो अमूमन देखिएगा कि राजा के सब बेटे हैं, लेकिन युवराज का मतलब होता है कि आने वाला जो राजा जो बनने वाला है उनको ही कहता है युवराज, घोषित कर दिया जाता है कि ये युवराज यानी उत्तराधिकारी, आने वाले राजा कौन है, ये रहेंगे, ठीक है। तो राजा के बाद कौन आते थे, युवराज आते थे। युवराज के बाद आप जानबे करते कि महामाते यानी मंत्री, प्रधानमंत्री आते थे। फिर इसके बाद देखिएगा उनका विभाग, डिपार्टमेंट आता था, क्योंकि सैन्य, गुप्तचर, ये सब क्या था, उनका डिपार्टमेंट था। सीता अध्यक्ष, ये सब कौन कौन अध्यक्ष आपको हम कल बता दिए थे पूरा। तो जैसे आज देखेंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर का कैबिनेट मंत्री होता है। जो कैबिनेट मंत्री में आपको देखेगा पूरा मंत्रिमंडल में क्या था, भारत के पूरे विभाग होते हैं, होता है कि नहीं। तो राष्ट्रपति उस समय की जो कि राजा थे, राजा के बाद युवराज आते थे। फिर प्रांत का जो शासन होता था प्रांतपति कहलाता था। और विषम, विषम मतलब होता है जिला। जैसे आज के देश में देखिएगा कि वर्तमान में जिला का राजा कौन होता है, डीएम होता है, डीएम साहिबा चाहे डीएम साहब, होता है कि नहीं आईएएस। तो 20 का जिला कौन, 20पति होता था, जिसे आज के डेट में हम क्या कहते हैं, डीएम कहते हैं, उस समय 20पति कहा जाता था, क्या, बस समझ रहा है। फिर देखिएगा कि 10 गांवों को मिलाकर क्या था, समूह को क्या कहा जाता था, मलिक या गोपद कहा जाता था। क्या कहता, 10 गांवों को, छोटे छोटे गांवों को मिला के मलिक या गोपद कहा जाता है। जैसे कि अमूमन आप देखिएगा कि बहुत सारे गांव को 50 को, 30 को, आप कह लीजिए कि 60 को, 70 को गांव को मिला के एक विधानसभा बनता है, बनता है कि नहीं, बनता है कि नहीं बनता है बाबू। विधानसभा सब लोग का अलग अलग विधानसभा होगा, कोनो 9 का होगा, कोनो 6 का, फलाने विधानसभा इतना से फलाने विधायक जी खड़ा हुए हैं, चिलाने जगह से फलाने देवी खड़ा हुई है, फूलन देवी चाहे झूलन देवी, कोई भी खड़ा हो सकता है। तो जैसे उस समय 10 गाँवों को मिलाकर जैसे मलिक या गोपद कहा जाता था। जैसे कि अमून वर्तमान में देखिएगा कि 10-50 गाँवों को मिला के फलाने विधानसभा, चिलाने विधानसभा कहा जाता है। जो सबसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, गांव होता था। आज भी देखिएगा कि वर्तमान में सबसे छोटी इकाई प्रशासन का क्या है, गांव है, पंचायत है, क्या, गांव पंचायत। और इसका प्रधान कौन है, मुखिया, क्या है, प्रधान। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि उस समय प्रांत क्या था, प्रांत की राजधानियाँ कहाँ कहाँ थे। तो जैसे देखिएगा उत्तरापंथ क्या था, उत्तरायण पंथ में आपको मिलेगा तक्षशिला, क्योंकि उत्तरायण पंथ का क्या था, कैपिटल था। जैसे उत्तर के
क्षेत्र का राजधानी क्या है, आपको मिलेगा तक्षशिला। फिर आपको दक्षिणाय पंथ मिलेगा। दक्षिणाय पंथ में आपको भी देखिएगा कि स्वर्णगिरी कौन है, स्वर्णगिरी, जो कि महाराष्ट्र में आता था। कहाँ आता था, महाराष्ट्र में आवा था। उसका देखिएगा अवंती, क्या है, अवंती। अवंती में आपको उज्जैन आएंगे, जो कि महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन। फिर इसका बाद देखिएगा कि प्राचीर, प्राचीर का मतलब होता है मध्य, यानी आपको देखिएगा कि पूरा पाटलिपुत्रा, एमपी उमपी सब आ जाता था, ठीक है। फिर उसका बाद देखिएगा कि तोसले, क्या है, तोसले का लीजिए, हाँ, कलिंग क्या कहा जाता है उस समय, क्या कहा जाता, तोसले कहा जाता था, ठीक है। कलिंग क्या जाता था, तोसले कहा जाता था। उसके बाद आपको हम श्रीलंका के बारे में बता दीजिए कि अशोक अपने बेटा बेटे को कहाँ भेजे थे, श्रीलंका भेजे थे। और वहाँ के जो राजा थे सिंघली, उन्होंने क्या कहा था, संप्रदाय को छोड़ के उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसे आपको पढ़ा दिया गया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के, जो कि मौर्य वंशों के पतन के बारे में। अब हम लोग का अगला जो क्लास होगा मौर्य वंश का पतन के बारे में पढ़ेंगे। अब समझ लीजिए खत्म होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शुंग वंश। क्या पढ़ेंगे बाबू, शुंग वंश, ठीक है। तो आज का क्लास आपको कैसा रहा, तो अपना फीडबैक जरूर कमेंट में बताइएगा। हाँ, और आपको बता दें कि छठ पूजा जो कि विश्व का सबसे बड़ा कठिन व्रत है, और ये सूर्य भगवान के बहन है। और जानबे करते कि ब्रह्मा जी की क्या है, मानस पुत्री, क्या है, ब्रह्मा जी के ये मानस पुत्री है छठी मैया। अब बहुत खिसिया माता है, अगर इन कोई पूजा में कुछ गलती हुआ तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्या बहुत दिक्कत हो जाता है। माता बहुत जल्दी खिसिया जाती है, लेकिन हम प्रेम भी बहुत करती है सबसे, बहुत, जितना खिसा उनसे कह देता ये प्रेमी भी है, ठीक है। तो माता जी का आज समझ लीजिए कि आज छठ का नहा खाया है, कल खरना होगा, परसों निखंड होगा, फिर चौथा परना होगा। तो हम लोग का आज का क्लास चलेगा अभी। इससे पहले आपको मैं क्या था कि हिस्ट्री की क्लास, इसके बाद आपके इंडियन मैप की क्लास हो जाएगा, फिर जियोग्राफी होगा, फिर पॉलिटिकल साइंस होगा। बस समझ रहे हो ना, पॉलिटिकल साइंस देख लेंगे उस समय, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा रहा, सबको जो कि कंटेंट अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और जो कुछ आप तैयारी करें, जिस फील्ड में जाना है, अब जी तौर से मेहनत कीजिए, ठीक है। हम की तो ले के रहना, ठीक, बात समझ आ रहा है बाबू। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले नई क्लास में।